ये कल का जो भी पढ़ा है वो जान दो। अभी आज फिर से स्टार्ट करते यूनिट 6, ठीक है। तो यूनिट 6 जो आपका प्लांट फिजियोलॉजी है, इसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन फोटोसिंथेसिस। प्लांट फिजियोलॉजी ऐसा यूनिट है जिसमें जैसे अपन ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर हमें ये पक्का पता था कि क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वैसे ही आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी है, इसके ऊपर भी आपको कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स के लिए मिल जाते हैं। और टॉपिक भी हमें पता होता है कि कौन से टॉपिक के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है इसके ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और 2 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आता है। तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ठीक है। बट अपन एक टॉपिक के ऊपर एक ही क्वेश्चन कंसिडर करके चलते कि एक टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, तो हमारे पास में ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसके ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो है ये उस प्लांट में होता है जो प्लांट आपके लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और लाइट एनर्जी जो है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी आपका लाइट है, ये लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट को कन्वर्ट करता है आपके केमिकल एनर्जी में, जिसको आप एटीपी NADPH बोल सकते हैं, ठीक है। तो एटीपी आपका केमिकल एनर्जी फॉर्म है, NADPH भी आपका केमिकल एनर्जी फॉर्म होता है। तो जो भी लाइट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एटीपी एंड NADPH, ठीक है। ये आपका फोटोसिंथेसिस जो है इसमें एटीपी एंड NADPH जो है इसको फिर अपन सेकेंड फेज के लिए यूज करेंगे जहां पे अपन फूड का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका CO2 होता है इसको फिक्स किया जाता है और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे आपके शुगर में, ठीक है। तो शुगर जो है ये अलग अलग टाइप का शुगर यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे सबसे पहले ग्लूकोज बनाया जाएगा और फिर ग्लूकोज को यूज करके फिर आप क्या बना सकते हो, जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जैसे सेल्यूलोज होता है, स्टार्च होता है, इसका अपन सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू chemical energy and that chemical energy is used for the fixation of CO2 in the form of sugar, ठीक है। यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो केमिकल रिएक्शन है, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो यहाँ पे अगर आपको हेक्सोजेन बनाना है, जैसे आपको ग्लूकोज बनाना है, तो ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 6 कार्बन की जरूरत होती है, मतलब 6 CO2 की जरूरत होती है। जितना भी आप CO2 यूज करते हो, जैसे अपन हेक्सोजेन का एग्जांपल ले रहे हैं, आप ट्रायोजेस का भी ले सकते हो, आप टेट्रोजेस का भी ले सकते हो, ठीक है। बट जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें फाइनली जो भी आपका शुगर बनता है वो हम स्टोर्ड करते हैं, ठीक है। तो स्टोर्ड फॉर्म होता है स्टार्च। स्टार्च अगर आपका स्टोर्ड फॉर्म है तो स्टार्च किससे बनता है, तो अपन बोलते हैं कि वो आपका हेक्सोजेस से बनता है, मतलब ग्लूकोज से बनता है। इसलिए रिएक्शन भी ग्लूकोज के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो जितना आप CO2 यूज करोगे
उसके डबल आपको यूज करना पड़ता है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे 6CO2 अगर है तो उसका डबल क्या हो जाएगा आपका वाटर, तो 12H2O। ठीक है कि यहाँ तक। उसके बाद अगर हम डबल वाटर यूज कर रहे तो यहाँ पे आपका फाइनली बन जाएगा ग्लूकोज, जो 6 कार्बन का होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन ऐसे लिखते हैं। मोनोसैकेराइड जो है उसका जनरल फॉर्मूला अपन ऐसे लिखा था CnH2ON। तो अगर कार्बन आपके पास 6 है तो हाइड्रोजन आपके पास में हो जाएंगे 12 और ऑक्सीजन फिर से हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ये आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ये हमने जनरल फॉर्मूला से यहाँ पे निकाला। ठीक है, उसके बाद में इसके साथ साथ अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप बनाते हो तो इसके साथ साथ आपके 6 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे आपके प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारा टोटल जो रिएक्शन हो गया, ये 6CO2 प्लस 12H2O इज कन्वर्ट टू C6H12O6 मीन्स आपका ग्लूकोज या हेक्सोज, प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, आपका जो ऑक्सीजन है ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम दी वाटर। ठीक है, ये आपके CO2 से प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये हम पढ़ेंगे हिल्स रिएक्शन में। तो हिल्स रिएक्शन में इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा कि वाटर से आपका ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है इसको भी कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। ठीक है कि यहाँ तक। हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म में होता है जिसको अपन बोलते हैं प्लास्टिड। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है इसकी अगर अपन बात करेंगे तो ये आपका प्लांट का लीफ है, और इसको अगर आप कट करते हो तो कट करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो जो मीजोफिल सेल्स होते हैं इसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा नंबर में रहेगा, इसलिए सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो है ये मेसोफिल सेल में होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर हम इंडिविजुअल सेल को अगर हम यहाँ पे फोकस करते हैं तो हर एक सेल में आपको क्या मिल जाएगा, हर एक सेल में आपको मिल जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जहां पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये प्लांट सेल, और प्लांट सेल के अंदर में अलग अलग ऑर्गेनल्स रहेंगे, जैसे एनिमल सेल के अंदर में होता है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसके अलावा हमारे पास में
और एक ऑर्गेनल होता है जो होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड होता है जिसमें लार्ज अमाउंट में क्लोरोफिल अपन स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है, इसको अगर आप फोकस करोगे तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को अगर अच्छे से आप फोकस करते हो तो इसके अंदर में आपको स्टैक्स ऑफ कॉइन मिलता है, और इंडिविजुअल कॉइन स्ट्रक्चर जो है इंडिविजुअल्स, जो आपका कॉइन स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, और जो आपका स्टैक ऑफ कॉइन या स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड जो होता है उसको अपन बोलते हैं ग्रैनम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्लोरोप्लास्ट जो है ये 3 मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है, मतलब इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके बाद एक आपका इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी आपका क्या होता है, और एक मेम्ब्रेन होता है जिसको अपन बोलते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, तो ये 3 मेम्ब्रेन आपका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें खुद का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में ऐसे 2 ही ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है ना, तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। या जीनोम आप बोल सकते हो। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, इसका मतलब ये कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म से आपका इवॉल्व हुआ है। तो ये आपका कल हमने बोला था ये किससे इवॉल्व हुआ है, आपका साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, इट इज इवॉल्व फ्रॉम दी साइनो बैक्टीरिया। तो ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के भी अंदर एक मेम्ब्रेन है जिससे आपका थाइलाकॉइड बना है, इसलिए अपन उसको 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद में जो आपका थाइलाकॉइड का स्टैक होता है उसको अपन बोलते हैं ग्रैनम। ठीक है, दूसरी बात कि जो इनर मेम्ब्रेन है ये आपका जो भी फ्लूइड को स्टोर करके रख रहा है, उस फ्लूइड को, जैसे अपन हमारे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो आपका एरिया होता है जहां पे अपन फ्लूइड को स्टोर करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो आपका एरिया है जहां पे फ्लूइड स्टोर करके रखा है आपने, वो होता है स्ट्रोमा। ठीक है कि यहाँ तक? हाँ हाँ सर। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया लीफ से। लीफ आपका ग्रीन कलर का है, उसको अपन ने कट किया, उसको फोकस किया, तो आपको कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट मिला। ठीक है, लीफ में ये इस तरीके का अरेंजमेंट मिला आपको। उसके बाद इसको अपन ने फोकस किया, जो मेसोफिल सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन किसका होता है, मेसोफिल सेल का। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखने के लिए जाते हैं तो इंडिविजुअल सेल को देखना पड़ेगा। तो मेसोफिल सेल जो है इसको अपन ने फोकस किया, तो इसके अंदर में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मिले। क्लोरोप्लास्ट को अगर अपन फोकस करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट अगर देखते हैं अपन तो उसमें आपको थाइलाकॉइड मिलता है। ठीक है, और
फोटोसिंथेसिस अब कहाँ पे होगा वो हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुंच गए, सेल के ऑर्गेनल तक, और वो कौन सा ऑर्गेनल है आपका, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस भी कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, क्लोरोप्लास्ट। चलो यहां तक ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस जो है, इसके हमें फेजेस पढ़ने हैं, ठीक है। तो इट अकर्स इन 2 phases। पहला फेज होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म लिख लेना, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, ठीक है। लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो है ये, एक मिनट, ये आपका लाइट पहला डिपेंडेंट फेज। तो लाइट डिपेंडेंट फेज जो है ये आपका होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जैसे अपन ने बोला था कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो इसका काम क्या होता है लाइट डिपेंडेंट फेज का, जो भी केमिकल एनर्जी है उसका सिंथेसिस करना, ठीक है। तो जो लाइट एनर्जी है उसको अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, आपके केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर में हमने ये जो स्ट्रक्चर पढ़ा है इसको हमने बोला था थाइलाकॉइड, ठीक है। थाइलाकॉइड जो है इसके मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसको अपन बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है 2 यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो एसोसिएट होता है किसके साथ, फोटोसिस्टम 2 के साथ। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 जिसके साथ एसोसिएट है उसको अपन बोलते हैं फोटोसिस्टम 1, जिसके साथ एसोसिएट है उसको अपन बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। अब देखो कि ये जो 2 अलग अलग रीजन्स है जहां पे फोटोसिस्टम 1 एंड 2 आपके प्रेजेंट है, या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 प्रेजेंट है, ये अलग अलग साइट है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते ये रीजन की, जो आपका इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ में, आपके ग्रेना के साथ में या ग्रेना के मेम्ब्रेन के साथ, तो इसको अपन बोलते हैं ग्रेना लैमेली, ठीक है। तो ये आपका ग्रेना लैमेली, और ये जो है
इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। चलो यहां तक ठीक है क्या? 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन बन गया, स्ट्रोमा लैमेली पे कौन सा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटो सिस्टम होता है, ग्रेना लैमेली पे कौन सा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटो सिस्टम होता है। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ हाँ सर। सर। उसके बाद में नेक्स्ट, अब देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है इसका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो इसका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। अब ये भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा और ये भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्सेस लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, आपका जो लाइट है ये एक एनर्जी का फॉर्म है, तो उसको ये कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेगा कौन से डायरेक्शन में, जहां पे उसका एक्सेप्टर है। तो यहाँ पे अलग अलग एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसका ये पार्ट है। तो ये जो भी एनर्जी है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग कंपोनेंट के पास या कॉम्प्लेक्सेस के पास। ठीक है, और एनर्जी जब भी आप ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू द अनदर, तो वो कॉम्प्लेक्सेस का काम क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्सेस आपके प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहां पे, थाइलाकॉइड में। तो प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है वो कहां पे स्टेब्लिश हो रहा है, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड। ये क्लियर हो गया क्या? जैसे अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा था ना, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन था अपना, और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस थे। और ये कॉम्प्लेक्सेस का काम क्या था, जो भी मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यहाँ के प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करना कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये ऐसे पढ़ा था अपन ने, ऐसे ही पढ़ा था ना माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, हाँ सर। अब सेम रिएक्शन आपके किसके ऊपर हो रही है, प्लास्टिड के ऊपर, जो आपका सॉरी जो आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसके ऊपर। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो क्या कर रही है, आपकी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। और एनर्जी जब आप ट्रांसफर करते हो तो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द थाइलाकॉइड ल्यूमेन। ठीक है कि यहाँ तक? तो ये हमारा थाइलाकॉइड ल्यूमेन है। चलो ये क्लियर हो गया अभी। अब मुझे एक बात बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करते हैं तो प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, है ना। और जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का जो प्रोटॉन था उसको हम यूज करते थे फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, बराबर। तो एटीपी कहाँ पे बनता था, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। लुमेन। नहीं, एटीपी कहाँ पे बनता था, लुमेन। कौन सा लुमेन? माइटोकॉन्ड्रिया। हमने एटीपी कहाँ पे बनाया था, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसमें एटीपी बनाया था ना। जो आपका प्रोटॉन है इसको हमने यूज किया था इस डायरेक्शन में, बराबर। हाँ। तो प्रोटॉन जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से हम ट्रांसपोर्ट करते थे टुवर्ड्स द मैट्रिक्स थ्रू द F0 F1 एटीपेज, बराबर। और फिर ये क्या करता था, एडीपी प्लस पीआई के बीच में बॉन्ड बनाता था, मतलब एटीपी का प्रोडक्शन होता था। तो सेम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी हमने क्या रखा है, एटीपेज रखा है। बट
ये एटीपी कहाँ पे प्रोड्यूस करके देगा, देखो जिस साइड से हमने प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट किया था ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना, मैट्रिक्स से ट्रांसपोर्ट किया था, तो एटीपी भी कहाँ पे बनेगा, मैट्रिक्स में बनाएगा। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रोमा है वो स्ट्रोमा से हम क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ल्यूमेन में, थाइलाकॉइड ल्यूमेन में, तो एटीपी भी कहाँ पे बनेगा, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, तो एटीपी बन गया हमारा। क्लियर है क्या? अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे स्टैब्लिश होता है ना, वो हमें आगे पढ़ना है डिटेल में, ठीक है, बट ये सिर्फ अपन पढ़ रहे कि फेज 1 में क्या होता है, फेज 2 में क्या होता है। एटीपी प्रोड्यूस हो गया, कहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, ये स्ट्रोमा में, ठीक है। स्ट्रोमा। तो ये आपका स्ट्रोमा था और स्ट्रोमा में एटीपी का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। मतलब जहां पे एटीपी बन रहा है या जहां पे एटीपी को आप सिंथेसिस कर रहे हो, वहीं पे आपका क्या होगा, फेज 2 होगा, क्योंकि हमें फेज 2 में क्या करना है, फेज 2 में जो भी केमिकल एनर्जी है हमारे पास में अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और NADPH, उसको ही यूज करके हम क्या करेंगे, CO2 का फिक्सेशन करेंगे। तो CO2 जो है, इसको अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में या फिर अदर शुगर में, तो यहाँ पे आपको ATP और NADPH का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ATP और NADPH जो है ये आपके स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, फेज 2 जो है इट अकर इन दी स्ट्रोमा, ठीक है। तो फेज 2 जो है इसको बोला जाता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। तो फेज 2 क्या है आपका, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, जहां पे लाइट की जरूरत नहीं होती, ठीक है क्या। फेज 1 जो है ये क्या है हमारा, लाइट डिपेंडेंट फेज, ठीक है क्या यहाँ तक। हाँ ठीक। चलो यहाँ तक अगर किसी को डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हो। तो एक क्लियर हो गया, फेज 1 कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट फेज, फेज 2 कॉल्ड एज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। इसको डार्क फेज नहीं बोलना है, पहले बोला जाता था कि ये डार्क फेज है, बट हम आगे पढ़ेंगे कि आपका जो फेज 2 है जिसमें ग्लूकोज अपन बनाते, इसका जो रेगुलेशन होता है, इसके जो एंजाइम्स का रेगुलेशन होता है, ये लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। शुगर कभी भी रात में सिंथेसिस नहीं किया जाता, वो दिन में ही सिंथेसिस किया जाता है, इसलिए वो डार्क फेज नहीं है, ठीक है। उसको अपन लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं। यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। अब हम स्टार्ट करेंगे फेज 1, ठीक है। तो ये आपका फेज 1 जिसको हम लाइट डिपेंडेंट फेज, लाइट डिपेंडेंट फेज बोल रहे हैं, बराबर। इसमें 2 स्टेप्स होती है, एक होता है लाइट एब्जॉर्प्शन और सेकंड होता है एनर्जी ट्रांजैक्शन। तो सेकंड क्या है आपका, एनर्जी ट्रांजैक्शन। देखो हमें क्या करना है, लाइट डिपेंडेंट फेज में लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ये क्लियर है सबको। अब हमें फेज 1 जो है इसमें 2 स्टेप्स में पढ़ना है,
एक तो पहले लाइट एब्जॉर्प्शन, तो पहले स्टेप्स की अगर अपन बात करते हैं, लाइट एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करेंगे, तो लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए आपको पिगमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको। तो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट जो है ये आपके पास में कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, उसके बाद बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में बीटा कैरोटीन है, उसके बाद फाइकोइरिथ्रोबिलिन है, चलो ठीक है यहां तक। अब देखो ये जो पिगमेंट है इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आया, ठीक है, तो जैसे आपका क्लोरोफिल और बाकी के जो पिगमेंट्स है इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो फर्स्ट की क्लोरोफिल ए जो है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, ये तीनों का जो स्ट्रक्चर है ये नियर अबाउट आपका सेम है, सिर्फ आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है ये मेन चेन में रिप्लेस करना है। तो जो बी रिंग है आपका, इसमें जो CH3 ग्रुप है ये होता है क्लोरोफिल ए के पास। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्लोरोफिल ए जो है इसके पास होता है CH3 ग्रुप एट बी रिंग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल बी। तो CH3 जो है इसको आप रिप्लेस कर दो विद द अल्डिहाइड ग्रुप, और अल्डिहाइड ग्रुप के साथ इसको आप अगर रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोफिल बी। उसके बाद जो आपका बी रिंग है यहाँ पे आपको चेंजेस क्या करने हैं कि जो पहले ए के पास CH3 था तो उसके साथ साथ बी रिंग के उस कार्बन के ऊपर आपको H को भी अटैच करना है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है आपका ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ए रिंग है, ये ए रिंग के ऊपर आपको यहाँ पे एसिटिल ग्रुप को याद रखना है। तो यहाँ पे अगर आपका एसिटिल ग्रुप है तो ये बन जाएगा आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो ये पोर्फायरिन रिंग जो है उसके साथ आपका ये बीच में मैग्नीशियम आयन है, और मैग्नीशियम आयन जो है ये आपके नाइट्रोजन के साथ में इंटरैक्ट करता है विद द कोऑर्डिनेट लिंकेज, ठीक है। इसलिए इसको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है ये आपको पता है, जब अपन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये वन साइडेड डोनेट करते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका अपन एग्जांपल पढ़ा था ओजोन का। तो जब दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते तो इनके पास में शेयर करने के लिए कोई भी वैकेंट जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके पास में बचा है सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही ये आपका डोनेट कर देता है दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये ऑक्सीजन अभी आपका क्या करेगा,
इसके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा तो इसको अपन बोलते हैं O3। O3 मतलब ओजोन, और ओजोन जो है ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ठीक है, तो आपका जो क्लोरोफिल ए है या क्लोरोफिल बी है या बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए है, इसमें मैग्नीशियम आयन जो है ये नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए इसको अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में कैरेटिनॉइड जो है इसमें होता है बीटा आयनोन रिंग। ठीक है, और बीटा आयनोन रिंग जो है ये आपके ब्रांच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन के साथ में लिंक है। ठीक है, तो दो बीटा आयनोन रिंग जो है ये हाइड्रोकार्बन चेन के साथ में लिंक रहेंगे, तो ये बन जाएगा आपका बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। अगर आप इसको बीच में से ब्रेक कर दोगे तो हर एक हाइड्रोकार्बन चेन के साथ में आपका एक बीटा आयनोन रिंग जो है ये लिंक रहेगा। ठीक है, तो बीटा आयनोन रिंग जो है ये अगर हाइड्रोकार्बन के साथ लिंक है तो बन जाता है विटामिन ए। अब देखो कि बीटा कैरोटीन जो है इसको अपन प्रिकर्सर बोल रहे हैं, तो वो आपका प्रो विटामिन ए भी होता है। ठीक है ना, तो उसको अपन प्रो विटामिन ए भी बोल सकते हैं। उसके बाद में बिलिन पिगमेंट, जिसमें एग्जांपल है आपका फाइकोइरिथ्रोबिलिन का, और फाइकोइरिथ्रोबिलिन जो है ये आपका फोर्थ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है जो आपके प्लांट में प्रेजेंट होता है। चलो यहां तक ठीक है क्या? यहां तक ठीक है? हाँ सर। सेशन खत्म होने के बाद फिर से ज्वाइन करना, ठीक है ना?